हेलो स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? गुड मॉर्निंग, गुड नून, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। माय नेम इज़ ज़ियाउल्लाह खान एंड वेलकम टू माय चैनल जेड स्क्वायर। स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 5 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, और इसमें हम पढ़ेंगे पार्ट 2 प्लाज्मा मेम्ब्रेन। पार्ट 1 हम क्लियर कर चुके हैं लेक्चर नंबर 4 के अंदर। वहाँ पर लेक्चर पार्ट 1 के अंदर हम इंट्रोडक्शन, डिस्कवरी और मॉडल्स तक हम पहुँच गए हैं। आज हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 के अंदर। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो अगर आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो काइंडली ज़रूर आप पार्ट फर्स्ट देखें, ताकि आप लोगों की बेसिक्स भी स्ट्रांग हो और आगे भी आपको कोई मसला ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। डिटेल स्ट्रक्चर के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? तो पार्ट फर्स्ट के अंदर डिस्कवरी के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि मेम्ब्रेन 4 चीज़ों का बना है: लिपिड्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और कोलेस्ट्रॉल। तो अभी हम डिटेल स्ट्रक्चर के अंदर एक एक नंबर बाय नंबर ये चीज़ें पढ़ेंगे। लिपिड पढ़ेंगे सबसे पहले, ठीक है, कि लिपिड कितने टाइप के लिपिड होते हैं मेम्ब्रेन के अंदर, और ये किस तरह मेम्ब्रेन के अंदर अरेंज हैं और फंक्शंस क्या परफॉर्म करते हैं। और इसके साथ साथ फिर हम प्रोटीन्स भी पढ़ेंगे, कोलेस्ट्रॉल भी पढ़ेंगे और कार्बोहाइड्रेट भी पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, ये क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। और यहाँ से मैं थोड़ा सा ये वाला एरिया जूम करता हूँ, ये एरिया में जूम करता हूँ। ये क्या है? ये है मेम्ब्रेन। तो हमने क्या पढ़ा था कि मेम्ब्रेन के अंदर 4 चीज़ें होती हैं। एक हमारे साथ यहाँ पर है लिपिड्स, दूसरा है प्रोटीन्स, और तीसरा क्या है? यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट है और साथ साथ में कोलेस्ट्रॉल है। तो अभी हम नंबर बाय नंबर ये चीज़ें पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लिपिड डिस्कस करेंगे, फिर प्रोटीन्स, फिर कार्बोहाइड्रेट और फिर कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर फर्स्ट, लिपिड्स। लिपिड्स वैसे लिपिड्स हमारे साथ एक बहुत ही बड़ा क्लास है। बायोमॉलिक्यूल चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे लिपिड्स, और फिर इसके बहुत सारे टाइप्स हैं। लेकिन अब हम पढ़ते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो लिपिड है वो लिपिड का कौन सा टाइप है? तो ये आप लोगों को याद होना चाहिए, ये है फास्फोलिपिड। फास्फोलिपिड। और फिर कौन सा फास्फोलिपिड है? मोर स्पेसिफिकली कौन सा फास्फोलिपिड है? तो ये हमारे साथ है लेसिथिन। ये बाद में हम देखेंगे कि लेसिथिन किस तरह होता है, लेकिन अभी ये याद रखें कि मेम्ब्रेन के अंदर लिपिड्स होता है। हाँ भाई, होता है। लिपिड्स क्या है? एक बहुत ही बड़ा क्लास है, बहुत सारे टाइप्स हैं। मेम्ब्रेन के अंदर जो लिपिड है वो लिपिड्स की कौन से टाइप है? फास्फोलिपिड है। और फिर फास्फोलिपिड की कौन से टाइप है? तो ये है लेसिथिन। अभी दूसरा पॉइंट ये याद रखें कि जो हमारे साथ फास्फोलिपिड होता है इसके 2 कंपोनेंट्स होती हैं। 2 कंपोनेंट्स। फास्फोलिपिड की कितनी कंपोनेंट्स हैं? 2 कंपोनेंट्स हैं। एक हमारे साथ है हेड और दूसरा क्या है? दूसरा है टेल्स। एक हमारे साथ है हेड और दूसरा क्या है? टेल्स। ये फास्फोलिपिड के 2 कंपोनेंट्स हैं। अभी यहाँ पर ये याद रखें कि जो हमारे साथ फास्फोलिपिड का हेड है ये क्या है? ये है पोलर। अच्छा भाई, पोलर क्या होता है? तो वो चीज़ है जो वाटर सॉल्युबल होते हैं, लिपिड इनसॉल्युबल होते हैं, इसे हम कहते हैं पोलर, ठीक है। जो चीज़ें वाटर सॉल्युबल होते हैं, लिपिड इनसॉल्युबल होते हैं, इसे हम कहते हैं पोलर। वैसे केमिस्ट्री के अंदर पोलर, नॉन पोलर के अंदर बहुत सारा डिस्कशन है, लेकिन अब हम उस तरफ नहीं जाएंगे। अभी सिर्फ और सिर्फ ये याद रखें कि पोलर का मतलब ये है कि ये चीज़ क्या होगा? वाटर सॉल्युबल होगा, लिपिड इनसॉल्युबल होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फास्फोलिपिड के 2 कंपोनेंट्स है, एक हेड है, एक टेल है। तो फास्फोलिपिड का जो हेड है ये पोलर है। इसका मतलब ये है कि फास्फोलिपिड का हेड ये होगा वाटर सॉल्युबल, और इसे हम कहते हैं हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक का मतलब ये है सिंपली, ये हाइड्रो का मतलब होता है वाटर और फिलिक का मतलब क्या है? लविंग। तो इसका मतलब सिंपली ये हुआ कि फास्फोलिपिड का हेड क्या है? ये हाइड्रोफिलिक है, ये वाटर लविंग है, ये वाटर सॉल्युबल है। अगर फास्फोलिपिड हेड वाटर की कांटेक्ट में आ जाता है तो कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है? ये वाटर लविंग है, वाटर से इसको कोई मसला नहीं है।
लेकिन ये जो टेल है ये क्या है, ये है नॉन पोलर। अभी नॉन पोलर का मतलब वो चीज़ जो वाटर इनसॉल्युबल होता है, लिपिड सॉल्युबल होता है, इसे हम क्या कहते हैं, नॉन पोलर कहते हैं। तो फास्फोलिपिड का जो टेल्स है ये क्या है, ये नॉन पोलर है। तो इसका मतलब ये है कि ये लिपिड सॉल्युबल है, वाटर इनसॉल्युबल है, ठीक है। और इसे हम कहते हैं हाइड्रोपोबिक। और हाइड्रोपोबिक का मतलब क्या है, हाइड्रो वाटर और पोबिक का मतलब होता है फियर। यानी ये वाला क्या था, हेड जो है ये वाटर लविंग था, लेकिन टेल जो है ये वाटर फियरिंग है। यानी वाटर से डर लगता है, इसको क्या करना होगा, इसको वाटर से बचाना होगा, क्योंकि अगर ये वाटर की कांटेक्ट में आ गया तो फिर मसला होगा। तो इस वजह से क्या करना होगा, फास्फोलिपिड के टेल्स को वाटर से बचाना होगा, ठीक है। लेकिन हेड जो है ये क्या है, वाटर लविंग है, इसको वाटर से कोई मसला नहीं होगा। यहां तक क्लियर है। अच्छा, अभी ये पॉइंट याद रखें कि ये जो टेल है ये क्या है, ये नॉन पोलर है, यानी ये वाटर इनसॉल्युबल है। तो ये क्या होगा, ये लिपिड सॉल्युबल होगा। तो इसे हम लिपोपिलिक, लिपोपिलिक का मतलब क्या है कि लिपिड लविंग है, यानी ये लिपिड सॉल्युबल है, ठीक है। तो बाज़ दफ़ा यहाँ पर बच्चे गलती करते हैं। ये फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन आप देखें, ये क्वेश्चन देखें, phospholipid tails are, phospholipid tails are, ऑप्शन ए हमारे साथ फॉर एग्जांपल है, इट इज हाइड्रोफिलिक एंड लिपोफिलिक। ऑप्शन बी क्या है, हाइड्रोपोबिक एंड लिपोफोबिक। ऑप्शन सी क्या है, हाइड्रोपिलिक एंड लिपोफोबिक। और ऑप्शन डी क्या है, हाइड्रोपोबिक एंड लिपोफिलिक। ये क्वेश्चन देखे यहाँ पर फास्फोलिपिड की जो टेल्स हैं ये क्या है, ये हाइड्रोपिलिक लिपोपिलिक है। तो इसमें अब यहाँ पर अब देखो ऑप्शन ए क्या है, ऑप्शन ए है हाइड्रोपिलिक। तो टेल्स जो है ये हाइड्रोपिलिक है नहीं है भाई, ये हाइड्रोपोबिक है। तो ऑप्शन ए तो गलत हुआ। दूसरे क्या है, हाइड्रोपोबिक एंड लिपोपोबिक। तो ये हाइड्रोपोबिक तो है, लेकिन ये लिपोपोबिक है क्या, नहीं, ये क्या है, ये लिपोपिलिक है। तो ये ऑप्शन भी गलत है। ऑप्शन सी क्या है, इट इज हाइड्रोपिलिक। नहीं यार, ये हाइड्रोपोबिक है, ये हाइड्रोपिलिक नहीं है। ऑप्शन डी क्या है, इट इज हाइड्रोपोबिक। हाँ भाई, ये हाइड्रोपोबिक है। और साथ साथ में ये क्या है, लिपोपिलिक। हाँ, ये लिपोपिलिक बी है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे साथ बन जाएगा ऑप्शन डी। तो यहाँ पर इस चीज़ के अंदर आप लोगों ने ख्याल रखनी है कि क्या है, हेड जो है ये पोलर है, हाइड्रोपिलिक है यानी लिपोपोबिक है, ठीक है। टेल्स क्या है, ये नॉन पोलर है, हाइड्रोपोबिक है और लिपोपिलिक है, ठीक है। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। और साथ में ये पॉइंट भी याद रख के, इस तरह का मॉलिक्यूल जिसका एक एंड पोलर होता है, दूसरा एंड नॉन पोलर होता है, एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसका एक एंड पोलर होता है, दूसरा एंड नॉन पोलर होता है, इसे हम कहते हैं एम्फीपैथिक, ठीक है। ऐसा मॉलिक्यूल जिसका एक एंड पोलर हो, दूसरा एंड नॉन पोलर हो, इसे हम क्या कहते हैं, एम्फीपैथिक कहते हैं। तो फास्फोलिपिड भी क्या है, ये एक एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इसके दो कंपोनेंट्स हैं, एक हेड है एक टेल है। हेड क्या है, ये पोलर है, और टेल क्या है, ये नॉन पोलर है। तो एक एंड पोलर है, दूसरा एंड क्या है, ये नॉन पोलर है। तो इस वजह से हम क्या कहते हैं, एम्फीपैथिक कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक। तो ये है हमारा छोटा सा प्यारा सा इनोसेंट फास्फोलिपिड, ठीक है। ये फास्फोलिपिड का हेड है और ये दोनों क्या है, ये है फास्फोलिपिड की टेल्स, ठीक है।
अच्छा भाई, यहाँ पर एक केपी टेक्स्ट बुक के अंदर एक छोटा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है। केपी टेक्स्ट बुक के अंदर छोटा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है। क्या है, इन लोगों ने पोलर के आगे हाइड्रोपोबिक लिखा है या नॉन पोलर के आगे हाइड्रोपिलिक लिखा है। तो पोलर क्या होता है, ये हाइड्रोपिलिक है, हाइड्रोपोबिक नहीं है। और नॉन पोलर क्या है, ये हाइड्रोपोबिक होता है, ये हाइड्रोपिलिक नहीं है। ये चीज़ आप लोग ठीक करें। अच्छा, अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ ये पढ़ा कि फास्फोलिपिड मेम्ब्रेन के अंदर जो लिपिड हैं, ये कौन से लिपिड कौन से टाइप है, फास्फोलिपिड है। फिर फास्फोलिपिड के अंदर स्पेसिफिकली कौन सा टाइप है, तो ये है लेसिथिन। फिर हमने ये पढ़ा कि फास्फोलिपिड के दो कंपोनेंट्स होते हैं, हेड होता है और टेल्स होता है। जो हेड होता है ये पोलर होता है, वाटर सॉल्युबल होता है, लिपिड इनसॉल्युबल होता है, और इसे हम कहते हैं हाइड्रोपिलिक। हाइड्रोपिलिक का मतलब क्या है, वाटर लविंग। अगर वाटर फास्फोलिपिड के हेड की कंटेक्ट में वाटर आ जाते हैं तो कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है, ये वाटर लविंग है। दूसरा हमने क्या पढ़ा, टेल। तो टेल क्या है, ये नॉन पोलर है, यानी वाटर इनसॉल्युबल है, लिपिड सॉल्युबल है, और इसे हम कहते हैं हाइड्रोपोबिक, यानी इसके कंटेक्ट में वाटर नहीं आनी चाहिए। ठीक है, हमने फास्फोलिपिड के टेल्स को वाटर से बचानी है। ठीक है, तो अभी तक हमने ये पढ़ा। लेकिन ये जो फास्फोलिपिड हैं, अभी ये मेम्ब्रेन के अंदर अरेंज किस तरह है, हाउ फास्फोलिपिड आर अरेंज इन मेम्ब्रेन। अभी इस पॉइंट की तरफ आते हैं, हाउ फास्फोलिपिड अरेंज इन मेम्ब्रेन। तो क्या है, फास्फोलिपिड्स आर अरेंज इन डबल लेयर, इन डबल लेयर इन मेम्ब्रेन। ये फास्फोलिपिड हमारे साथ किस तरह अरेंज में मेम्ब्रेन के अंदर, तो ये डबल लेयर में है। ठीक है, ये डबल लेयर में है। ये किस तरह है, ये देखें, ये एक फास्फोलिपिड, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, इस तरह क्या है, बहुत सारे फास्फोलिपिड्स हैं। लेकिन ये क्या है, डबल लेयर में है। ये सिंगल लेयर हो गया, ये डबल लेयर में है। ठीक है, ये इस तरह डबल लेयर में है, और ये पूरा का पूरा इस तरह क्या है, मेम्ब्रेन है। ठीक है, पूरा का पूरा क्या है, इस तरह मेम्ब्रेन है। और यहाँ पर क्या है, सबके सब फास्फोलिपिड इस तरह डबल लेयर में लगे हैं। अच्छा, तो यहाँ पर क्या है, एक पॉइंट तो ये याद रखें कि फास्फोलिपिड मेम्ब्रेन के अंदर डबल लेयर में है। दूसरा पॉइंट ये याद रखें कि ये एक लेयर है, ये दूसरा लेयर है। तो ये जो दूसरा लेयर है, ये क्या है, ये बिल्कुल इन्वर्टेड है, यानी टेल्स आर फेसिंग टूवर्ड ईच अदर, टेल्स आर फेसिंग टूवर्ड ईच अदर, और दोनों साइड्स पर हमारे साथ क्या है, दोनों साइड पर हमारे साथ है हेड, यानी इस साइड पर भी हमारे साथ हेड है और इस साइड पर भी हमारे साथ फास्फोलिपिड की हेड है, और टेल्स आर फेसिंग टूवर्ड ईच अदर। क्लियर है? यहां पर आप दो क्वेश्चन कर सकते हैं। एक ये कि ये फास्फोलिपिड का लेयर सिंगल क्यों नहीं है, वाई इट इज नॉट सिंगल लेयर। तो बिल्कुल सिंपल है, यहां पर देखें, फॉर एग्जांपल अगर ये हमारे साथ सिंगल लेयर होता, ठीक है, ये फॉर एग्जांपल हमारे साथ क्या है, सिंगल लेयर है। ठीक है, ये सिंगल लेयर है फास्फोलिपिड की, ये मेम्ब्रेन है, इस तरफ बहुत सारे क्या है, फास्फोलिपिड लगे हैं। तो हमने पढ़ा है कि सेल के बाहर और अंदर वाले साइड क्या होता है, वाटर होता है। हाँ, यहाँ पर भी क्या है, वाटर है, यहाँ पर भी क्या है, वाटर है। तो अभी हमने पढ़ा कि यार फास्फोलिपिड का जो हेड है ये हाइड्रोपिलिक है, वाटर लविंग है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वाटर है, और यहाँ पर फास्फोलिपिड की कौन सी पार्ट, कौन सा कंपोनेंट वाटर के कांटेक्ट में है, हेड है। लेकिन हेड जो है ये क्या है, ये हाइड्रोपिलिक है, वाटर से कोई मसला नहीं है, वाटर से प्यार करता है। तो भाई यहाँ पर तो कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ क्या है, यहाँ भी वाटर है, लेकिन वाटर की कांटेक्ट में अभी क्या है भाई, टेल्स हैं, और टेल्स क्या है, ये हाइड्रोपोबिक है, ये वाटर से बचाना होगा। ये वाटर के कांटेक्ट में अगर आ जाता है तो मसला क्रिएट होता है, इसको वाटर से बचाना होगा। तो लेकिन अभी यहाँ पर क्या है, ये वाटर के कांटेक्ट में आ गई, तो इस वजह से हमारे साथ सिंगल लेयर अब फास्फोलिपिड नहीं चलेगा। दूसरा क्वेश्चन ये है कि यार ये फास्फोलिपिड की जो बाई लेयर है ये इस तरह क्यों है, ये इस तरह क्यों नहीं है, ये इस तरह क्यों नहीं है,
यार फिर ये वाला केस है, ठीक है। इस तरह अगर 1000 लेयर हो यार तो हमारा मसला हल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वाटर है, हेड वाटर की कंटैक्ट में है, कोई मसला नहीं है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो टेल्स वाटर की कंटैक्ट में आ जाते हैं और टेल हाइड्रोपोबिक है, ये वाटर से बचाना होगा। तो इस तरह अगर 1000 लेयर हो, ठीक है, 1000 लेयर हो तो मसला हल नहीं होगा। मसला सिर्फ और सिर्फ हल हो सकता है कि हमारे साथ इस तरह फास्फोलिपिड की डबल लेयर हो, एक लेयर दूसरी लेयर की इन्वर्टेड हो, यानी टेल्स आर फेसिंग टुवर्ड ईच अदर, और दोनों साइड्स पर, मेम्ब्रेन के दोनों साइड्स पर क्या हो, फास्फोलिपिड के कौन सा कंपोनेंट हो, हेड हो। तो फास्फोलिपिड बिल्कुल मेम्ब्रेन के अंदर इस तरह अरेंज है। ये भी गलत है और ये भी गलत है। क्लियर है? अच्छा भाई, तो ये हो गया हमारे साथ फास्फोलिपिड की अरेंजमेंट इन मेम्ब्रेन, कि फास्फोलिपिड हमारे साथ मेम्ब्रेन के अंदर अरेंज किस तरह है। तो फास्फोलिपिड डबल लेयर में अरेंज है मेम्ब्रेन के अंदर और इस तरह है, ठीक है। अभी हम जाते हैं, ये देखते हैं कि केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ फास्फोलिपिड किस तरह है। केमिकली हम फास्फोलिपिड देखते हैं कि फास्फोलिपिड केमिकली किस तरह है, लेसिथिन क्या है केमिकली, तो ये चीज़ हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए देखते हैं केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ फास्फोलिपिड। अच्छा भाई, तो चलिए देखते हैं केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ फास्फोलिपिड। अभी हमने पढ़ा कि मेम्ब्रेन के अंदर क्या होते हैं, लिपिड्स होते हैं। लिपिड की कौन सी टाइप होती है, फास्फोलिपिड। और फिर फास्फोलिपिड की स्पेसिफिकली फास्फोलिपिड की कौन सी टाइप है, तो ये है लेसिथिन। तो अभी हम देखते हैं कि ये लेसिथिन फास्फोलिपिड, इसका केमिकल स्ट्रक्चर क्या है। केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ फास्फोलिपिड और लेसिथिन हम देखते हैं। लेकिन ये जो चीज़ है केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ फास्फोलिपिड या लेसिथिन, ये किसी भी प्रोवेंस के टेक्स्ट बुक के अंदर गिवन नहीं है इस टॉपिक के अंदर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन टॉपिक के अंदर। लेकिन ये चीज़ कहाँ पर है, ये हमारे साथ बायोमॉलिक्यूल चैप्टर के अंदर, लिपिड के अंदर ये चीज़ है। फास्फोलिपिड के अंदर अगर आप देखें बायोमॉलिक्यूल चैप्टर के अंदर, वहाँ पर इन लोगों ने क्लियरली मेंशन किया है कि जो फास्फोलिपिड है इसके अंदर इन लोगों ने क्या लिखा है कि इट इज़ द मेन कंपोनेंट ऑफ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। तो अभी हम क्या करते हैं, अभी हम मेम्ब्रेन पढ़ते हैं और फास्फोलिपिड जो है ये मेम्ब्रेन का मेन कंपोनेंट है। तो इस वजह से ये चीज़ हम यहाँ पर भी करते हैं, वहाँ पर भी करेंगे। लेकिन यहाँ पर क्यों करते हैं, इसलिए करते हैं कि ये फास्फोलिपिड जो है ये मेन कंपोनेंट है बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन की, और अब हम मेम्ब्रेन पढ़ते हैं तो ये दोनों चीज़ें काफ़ी रिलेट करते हैं। तो इस वजह से हम यहाँ पर फास्फोलिपिड की केमिकल स्ट्रक्चर देखते हैं। तो फिर वहाँ पर भी हम ये चीज़ पढ़ेंगे, लेकिन वहाँ पर क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए फिर रिवीजन होगा, ठीक है। तो क्या है, लिपिड्स की हमारे साथ क्या है, बहुत सारे टाइप्स हैं। आपको पता है लिपिड्स की बहुत सारे टाइप्स हैं, लेकिन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिपिड जो है ये कौन सा है, ये है ट्राइग्लिसराइड, जिसे हम फैट कहते हैं एनिमल में। तो ट्राइग्लिसराइड क्या है, ये अभी देखते हैं। ट्राइग्लिसराइड, व्हाट इज ट्राइग्लिसराइड? ट्राइग्लिसराइड, अच्छा भाई, तो ट्राइग्लिसराइड क्या है, ट्राइग्लिसराइड किस तरह बनता है, तो याद रखें कि हमारे साथ जब एक ग्लिसरॉल और 3 फैटी एसिड्स कंबाइन हो जाते हैं, एक ग्लिसरॉल और 3 फैटी एसिड्स जब कंबाइन हो जाते हैं तो हमारे साथ जो रिजल्टेंट प्रोडक्ट बन जाता है इसे हम कहते हैं ट्राइग्लिसराइड, ठीक है। अच्छा, अभी ग्लिसरॉल क्या होता है, तो यहाँ पर ओल आया है, तो ये क्या है भाई, ये अल्कोहल है। और अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, OH होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा भाई, OH होगा। इसके केमिकल फार्मूले में क्या होगा भाई, OH होगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा, हाँ। और साथ साथ में ये क्या है भाई, ये 3 कार्बन का कंपाउंड है, 3 कार्बन का कंपाउंड है ग्लिसरॉल। और इसमें ये जो OH ग्रुप्स हैं ये कितने हैं, ये 3 हैं, ठीक है, एक नहीं है। यहाँ पर 3 OH ग्रुप है, 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। और इस वजह से हम क्या कहते हैं, ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल, या हम इसे ट्राइहाइड्रोक्सी अल्कोहल, यानी इसमें क्या है, इसमें 3 OH ग्रुप है, ठीक है, 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। इस वजह से हम क्या कहते हैं, ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल, या हम इसे कहते हैं ट्राइहाइड्रोक्सी अल्कोहल। और साथ साथ में ये भी याद रखें कि जो हमारे साथ ग्लिसरॉल होता है
ये क्या होता है भाई, ये पोलर है, ठीक है, ये पोलर है। और पोलर का मतलब क्या है कि ये वाटर सॉल्युबल है, लिपिड इनसॉल्युबल है। लेकिन यहाँ पर ये फैटी एसिड किस तरह है, फैटी एसिड हमारे साथ होता है एलिपेटिक यानी ओपन चेन कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, ठीक है, एलिपेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी ये इस तरह का कंपाउंड है कि इसमें कार्बोक्सिल ग्रुप होगा, ठीक है, कार्बोक्सिल ग्रुप होगा। यहाँ पर OH ग्रुप, हाइड्रॉक्सिल ग्रुप भी होगा और यहाँ पर कार्बोनाइल ग्रुप भी होगा, ठीक है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन कार्बोनाइल ग्रुप भी है और यहाँ पर हाइड्रॉक्सिल ग्रुप भी है और इस पूरी ग्रुप को हम कहते हैं कार्बोक्सिल ग्रुप। तो ये क्या होगा, फैटी एसिड के अंदर कार्बोक्सिल ग्रुप होगा, ये ओपन चेन कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, ठीक है। और क्या होता है, और मेजॉरिटी फैटी एसिड के अंदर इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं, ठीक है, इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम यानी 2, 4, 6, 8, 10 इस तरह, ठीक है। और साथ साथ में ये भी याद रखें कि मेजॉरिटी ऑफ फैटी एसिड जो है ये इसमें 2 से लेकर 30 तक कार्बन एटम्स हो सकते हैं, 2 से लेकर 30 तक कार्बन एटम्स हो सकते हैं। अच्छा भाई, तो हमने क्या पढ़ा कि ट्राइग्लिसराइड किस तरह बनता है, तो 2 किस्म की चीज़ों से बनता है। एक हमारे साथ क्या है, एक ग्लिसरॉल होता है और 3 फैटी एसिड होता है। जब एक ग्लिसरॉल और 3 फैटी एसिड कंबाइन हो जाते हैं तो हमारे साथ बन जाता है ट्राइग्लिसराइड। ग्लिसरॉल क्या है, ये हमारे साथ एक अल्कोहल है, 3 कार्बन कंपाउंड है और इसमें 3 हाइड्रॉक्सिल ग्रुप हैं, ठीक है। इस वजह से हम ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल या ट्राइहाइड्रॉक्सी अल्कोहल कहते हैं। और ये क्या है भाई, ये एक पोलर कंपाउंड है, यानी ये वाटर सॉल्युबल है, लिपिड इनसॉल्युबल है। और जो फैटी एसिड्स हैं ये क्या है, ये एलिपेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसमें इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम होते हैं और साथ साथ में 2 से लेकर 30 तक कार्बन एटम हो सकते हैं। और ये जो फैटी एसिड्स हैं ये क्या है भाई, ये है नॉन पोलर, यानी ये वाटर इनसॉल्युबल है, लिपिड सॉल्युबल है, ठीक है। अभी केमिकल स्ट्रक्चर देखते हैं किस तरह है। तो ग्लिसरॉल हमारे साथ किस तरह होता है, यहां पर देखें, CH2 CH CH2 OH OH OH, ठीक है। ये 3 कार्बन का चेन है और एक हाइड्रॉक्सिल, दूसरा हाइड्रॉक्सिल और तीसरा हाइड्रॉक्सिल, यानी 3 हाइड्रॉक्सिल ग्रुप है और 3 कार्बन की चेन है। ये हमारे साथ क्या है, ये पूरा का पूरा हमारे साथ है ग्लिसरॉल, ठीक है। तो ये हो गया एक ग्लिसरॉल। अभी फैटी एसिड किस तरह होता है, तो फैटी एसिड इस तरह होता है OH, ठीक है, और यहाँ पर कार्बन की एक लंबी चेन होती है, ठीक है। ये है एक फैटी एसिड। यहाँ पर कितनी फैटी एसिड है, 3 फैटी एसिड। तो एक फैटी एसिड ये हो गया, दूसरा फैटी एसिड किस तरह है OH, ये हो गया भाई दूसरा फैटी एसिड, और ये हो गया भाई तीसरा फैटी एसिड, ठीक है। तो ये हो गया भाई एक ग्लिसरॉल और ये हो गई 3 फैटी एसिड, 1 2 3, ये 3 फैटी एसिड और ये एक ग्लिसरॉल। और जब ये एक ग्लिसरॉल और ये 3 फैटी एसिड कंबाइन हो जाते हैं तो हमारे साथ बन जाएगा ट्राइग्लिसराइड। अब ये 2 चीज़ें हमारे साथ किस तरह कंबाइन हो जाते हैं, तो हमारे साथ यहाँ पर होता है एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ रिएक्शन जिसे हम कहते हैं कंडेंसेशन रिएक्शन। कंडेंसेशन रिएक्शन, कंडेंसेशन रिएक्शन क्या होता है, जब हमारे साथ 2 चीज़ें कंबाइन हो जाती हैं, 2 चीज़ें कंबाइन हो जाती हैं, एक बड़ा चीज़ बनाता है और बीच में से यहाँ पर वाटर निकल जाते हैं, ठीक है, H2O निकल जाता है। जब H2O निकल जाता है, 2 चीज़ें कंबाइन हो जाती हैं, एक बड़ा चीज़ बनाता है और बीच में से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है। इस रिएक्शन को हम कहते हैं कंडेंसेशन रिएक्शन। और इस रिएक्शन को हम डिहाइड्रेशन सिंथेसिस भी कहते हैं। डिहाइड्रेशन सिंथेसिस भी कहते हैं। डिहाइड्रेशन सिंथेसिस क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है तो इस वजह से हम डिहाइड्रेशन कहते हैं। और यहाँ पर क्या हो जाता है, 2 चीज़ें कंबाइन हो जाती है, एक बड़ा चीज़ बनाता है तो इस वजह से हम कहते हैं सिंथेसिस। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कंडेंसेशन रिएक्शन होगा या डिहाइड्रेशन सिंथेसिस रिएक्शन होगा और इसकी प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा ट्राइग्लिसराइड। तो अभी किस तरह ये चीज़ें कंबाइन हो जाती हैं, तो यहाँ पर
गौर से देखें क्या होगा, इस तरह होगा भाई, यहां से OH, यहां से H, ये एक वाटर मॉलिक्यूल यहां से निकल जाएगा, ठीक है, H2O। इस तरह यहां पर होगा, यहां से भी, यहां से क्या है OH, यहां से H, और यहां से भी हमारे साथ एक H2O निकल जाएगा। हाँ, यहां पर भी इस तरह होगा, यहां से OH, यहां से H, और यहां पर भी एक H2O मॉलिक्यूल निकल जाएगा, ठीक है। तो रिजल्टेंट मॉलिक्यूल किस तरह आएगा, रिजल्टेंट मॉलिक्यूल हमारे साथ आ जाएगा क्या है, CH2, CH, CH2, यहां पर O रह गया, यहां पर क्या रह गया, O रह गया, ठीक है। ये H चला गया, यहां से OH चला गया, तो यहां पर क्या है, यहां पर C डबल बॉन्ड O, और यहां पर कार्बन की लंबी चेन, यहां पर भी क्या है, इस तरह है, यहां पर भी इस तरह है। तो अभी यहां पर क्या हुआ भाई, एक ग्लिसरॉल और 3 फैटी एसिड कंबाइन हो जाते हैं, कंडेंसेशन रिएक्शन हो जाता है, जिसे हम डिहाइड्रेशन रिएक्शन भी कहते हैं, और रिजल्टेंट प्रोडक्ट हमारे साथ इस तरह बन जाता है, और इसे हम कहते हैं ट्रायाग्लिसराइड। ट्रायाग्लिसराइड ये हमारे साथ बन गया भाई ट्रायाग्लिसराइड, ठीक है। और यहाँ पर जो बांड बन जाता है, ये जो बांड बन जाता है, यहाँ से जब वाटर मॉलिक्यूल निकल जाते हैं, ये वाटर मॉलिक्यूल जब निकल जाते हैं और यहाँ पर जो बांड बन जाता है, इस बांड को हम कहते हैं ईस्टर बॉन्ड, ठीक है, ईस्टर बॉन्ड। तो याद रखिए, जब हमारे साथ एक ग्लिसरॉल और 3 फैटी एसिड कंबाइन हो जाते हैं, ट्राइग्लिसराइड बनता है, तो कौन सा बॉन्ड बन जाता है, ईस्टर बॉन्ड बन जाता है, ठीक है। ये भी ईस्टर बॉन्ड है, ये भी ईस्टर बॉन्ड है, ठीक है। और साथ साथ में यहाँ पर हमारे साथ बन जाएगा 3 H2O मॉलिक्यूल, एक H2O यहाँ है, ठीक है, एक H2O ये है, एक H2O ये है, और एक H2O ये है। तो हमारे साथ बन गया रिजल्टेंट ट्राइग्लिसराइड बन गया, और 3 H2O मॉलिक्यूल निकल जाता है। ये हमारे साथ क्या बन गया, ये हमारे साथ बन गया ट्रायाग्लिसराइड। अभी यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रख के, हाइड्रॉक्सिल ग्रुप यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, यानी OH ग्रुप एसिड के साथ भी है और OH ग्रुप अल्कोहल के साथ भी है। ये इस तरह है HO, ठीक है, ये इस तरह है। हमने क्या किया, हमने इस तरह ले लिया और क्या बनाया, वाटर बनाया, ठीक है। लेकिन ये तो इस तरह भी हो सकता है कि हम OH अल्कोहल से ले लें और H एसिड से ले लें, तो इस तरह भी हमारे साथ क्या बन जाता है, H2O बन जाता है। क्योंकि H2O क्या है, H2O सिंपली हमारे साथ HOH है, तो हमारे लिए एक OH चाहिए और एक H चाहिए। तो अगर हम OH एसिड से लेते हैं या अल्कोहल से लेते हैं, कोई मसला नहीं है, ये हमारा मर्जी है, हम कहाँ से H लेते हैं, हम कहाँ से OH लेते हैं, और रैंडमली डायरेक्टली फिर क्या करते हैं, बॉन्ड, और ये हो गया ईस्टर बॉन्ड, और ये बन गया ट्रायाग्लिसराइड। लेकिन ये इस तरह नहीं है, ठीक है, ये आपकी मर्जी नहीं है। यहाँ पर याद रख के, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर OH हमेशा एसिड से आएगा, ठीक है। OH वाटर का जो क्या होता है, ये है वाटर, तो वाटर का जो H है ये हमेशा आएगा भाई अल्कोहल से, ठीक है, ये हमेशा आएगा अल्कोहल से, और OH जो है ये हमेशा आएगा एसिड से, ये आएगा एसिड से। ये क्यों इस तरह होता है, तो केमिस्ट्री के अंदर आप लोगों ने पढ़ा होगा अल्कोहल चैप्टर के अंदर, और साथ साथ में कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर के अंदर एक रिएक्शन है फिशर एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। वहाँ पर क्या होता है, एक एसिड और एक अल्कोहल कंबाइन हो जाते हैं और रिजल्टेंट प्रोडक्ट बन जाता है ईस्टर। लेकिन वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर अल्कोहल के अंदर OH बॉन्ड ब्रेक जाता है। ये क्या है, अल्कोहल किस तरह है, ये वाला देखें, ये अल्कोहल इस तरह होता है OH, ठीक है, अल्कोहल इस तरह होता है। तो जब हमारे साथ, अगर हमारे साथ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूट जाता है, अगर ये वाला बॉन्ड टूट जाता है, तो फिर हमारे साथ OH निकल जाता है।
लेकिन जब हमारे साथ ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाता है तो फिर हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ H आएगा। लेकिन फिशर एस्टरिफिकेशन रिएक्शन के अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पर OH बॉन्ड टूट जाता है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाता है, यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड नहीं टूटता। यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर ये वाला बॉन्ड ब्रेक जाता है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक नहीं होता है। तो इस वजह से जब ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है तो हमारे साथ क्या आ जाता है, H निकल जाता है। यहाँ पर OH नहीं निकल सकता है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ H निकल सकता है। अभी ये इस तरह क्यों है, यहाँ पर OH बॉन्ड क्यों ब्रेक हो जाता है, यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन क्यों नहीं टूटता है, तो ये जो है अब हम केमिस्ट्री के अंदर नहीं घुसते हैं। लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ ये याद रखें, ये हम पढ़ेंगे भाई फिशर एस्टरिफिकेशन रिएक्शन के अंदर इस चीज़ के रीज़न हम पढ़ेंगे। लेकिन अब यहाँ पर आप ये याद रखें कि अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पर जो ईस्टर बॉन्ड बन जाता है, यानी यहाँ पर जो वाटर बन जाता है, वाटर के अंदर एक H है और एक OH है, तो OH कहाँ से आ जाता है, ये आ जाता है एसिड से। ठीक है, हम OH लेंगे एसिड से और H हम लेंगे अल्कोहल से। क्लियर है ये पॉइंट? अच्छा भाई, तो अभी तक क्या हुआ, अभी तक हमने ये पढ़ा कि ट्राइग्लिसराइड क्या है, एक ग्लिसरॉल और 3 फैटी एसिड जब कंबाइन हो जाते हैं तो हमारे साथ बन जाता है ट्राइग्लिसराइड। हमारे साथ क्या बन गया, ये बन गया भाई ट्राइग्लिसराइड। अच्छा भाई, ये तो ट्राइग्लिसराइड बन गया। फास्फोलिपिड क्या है, तो अभी देखते हैं फास्फोलिपिड। अच्छा भाई, तो फास्फोलिपिड क्या है, फास्फोलिपिड is derived from phosphatidic acid। फास्फोलिपिड is derived from phosphatidic acid। अभी ये फास्फोटाइडिक एसिड क्या होता है, तो फास्फोटाइडिक एसिड सिंपली जब हमारे साथ यहाँ पर ये क्या है, ये ट्राइग्लिसराइड है, और जब ट्राइग्लिसराइड से हम एक फैटी एसिड रिप्लेस करते हैं विद फॉस्फेट ग्रुप, व्हेन वन फैटी एसिड ऑफ ट्राइग्लिसराइड इज रिप्लेस्ड बाय फॉस्फेट ग्रुप, यानी फास्फोरिक एसिड से जब हम H3PO4 जब हम क्या करते हैं, इस ट्राइग्लिसराइड का एक फैटी एसिड जब हम फास्फेट ग्रुप से रिप्लेस करते हैं, फास्फोरिक एसिड हम यहां पर लगाते हैं, तो हमारे साथ बन जाएगा फास्फेटाइडिक एसिड। क्या होगा, ये क्या है, CH2 और यहाँ पर क्या है, अच्छा ये है O, ये है O, ये है O। ठीक है, और यहाँ पर हमारे साथ है C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर कार्बन की लंबी चेन। इस तरह यहाँ पर भी है, इस तरह यहाँ पर भी एक फैटी एसिड है। तो ये हो गया भाई 3 फैटी एसिड और एक ग्लिसरॉल, और ये क्या है, ये है ट्राइग्लिसराइड। लेकिन जब हमारे साथ ये वाला एक फैटी एसिड जब हम रिप्लेस करते हैं बाय फॉस्फेट ग्रुप H3PO4 फास्फोरिक एसिड, H3PO4 किस तरह है, ये है P डबल बॉन्ड O OH OH OH, और जब हम ये वाला चीज़ यहाँ पर हम बाइंड करते हैं, यानी यहाँ पर हम एक फास्फोरिक एसिड या फास्फेट ग्रुप हम यहाँ पर जब ऐड करते हैं, तो ये अब हमारे साथ बन जाएगा फास्फेटाइडिक एसिड। फास्फेटाइडिक एसिड, ये क्या बन गया, ये फास्फेटाइडिक एसिड बन गया। सिंपली हमने क्या किया, ट्राइग्लिसराइड का एक फैटी एसिड हमने रिप्लेस किया विद फास्फोरिक एसिड, फास्फेट ग्रुप हमने यहाँ पर लगाया, तो हमारे साथ बन गया क्या, फास्फेटाइडिक एसिड। और जब इस फास्फेटाइडिक एसिड के साथ कोलिन या हमारे साथ इथेनोलमीन या हमारे साथ सेरीन या हमारे साथ इनोसिटोल कंबाइन हो जाता है, इस फास्फेटाइडिक एसिड के साथ जब कोलिन, इथेनोलमीन या
सेरीन या इनासीटोल, इनमें से एक कंबाइन हो जाता है तो हमारे साथ बन जाता है फास्फोलिपिड। कोलिन क्या है भाई? कोलिन हमारे साथ एक नाइट्रोजिनस बेस है, याद रखें ये क्या है? एक नाइट्रोजिनस बेस है। ये इथेनोलामीन जो है, इथेनोलामीन और ये इनासीटोल दोनों जो है ये अमीनो अल्कोहल है, और ये सेरीन जो है ये हमारे साथ एक अमीनो एसिड है। तो क्या बन जाता है? फास्फोलिपिड बन जाता है। ये किस तरह बन जाएगा? यहाँ पर क्या होता है, ये हमारे साथ फास्फेटाइडिक एसिड किस तरह है? CH2CH CH2OOO, और यहाँ पर हमारे साथ है फैटी एसिड, यहाँ पर दूसरा फैटी एसिड, और यहाँ पर है फास्फेट। ये क्या है? ये हमारे साथ है फास्फेटाइडिक एसिड। और जब यहाँ पर इस फास्फेट के साथ कोलिन बाइंड कर जाता है, या फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे साथ इथेनोल अमीन बाइंड कर जाता है, या यहाँ पर इनासीटोल बाइंड कर जाता है, या यहाँ पर हमारे साथ सेरीन बाइंड कर जाता है, तो ये हमारे साथ होगा फास्फोलिपिड। लेकिन ये पॉइंट याद रखें कि हमारे साथ द मोस्ट कॉमन फास्फोलिपिड जो है ये क्या है? मोस्ट कॉमन फास्फोलिपिड हमारे साथ ये है कि जब यहाँ पर कोलिन बाइंड कर जाता है, ठीक है, जब यहाँ पर कोलिन बाइंड कर जाता है तो इसे हम कहते हैं फास्फेटाइल कोलिन। फास्फेटाइल कोलिन, और ये फास्फेटाइल कोलिन जो है ये हमारे साथ द मोस्ट कॉमन फास्फोलिपिड है। और सबसे मजे की बात ये भी है कि ये फास्फेटाइल कोलिन जो है इसे हम कहते हैं लेसिथिन। तो मेम्ब्रेन के अंदर अभी क्या है? मेम्ब्रेन के अंदर हमारे साथ जो लिपिड है क्या है? वो फास्फोलिपिड है, और फिर फास्फोलिपिड की कौन सी टाइप है? लेसिथिन है। तो एक्चुअली मेम्ब्रेन के अंदर जो लिपिड है वो ये वाला लिपिड है। मेम्ब्रेन के अंदर जो लिपिड है वो कौन सा लिपिड है? ये वाला लिपिड है फास्फेटाइल कोलिन। ये कोलिन क्या है? कोलिन जो है इसका कोई ज़रूरत नहीं है, डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर आप शौक रखते हैं तो कोलिन हमारे साथ इसका केमिकल फार्मूला जो है C5H14NO, ये है इसका केमिकल फार्मूला। और स्ट्रक्चर फार्मूला जो है ये क्या है? NCH3 यहाँ पर CH2, फिर जो है CH2 और OH, ठीक है, ये है हमारे साथ कोलिन। अभी जो स्टार्ट में हमने फास्फोलिपिड बनाया था, किस तरह बनाया था? फास्फोलिपिड स्टार्ट में हमने इस तरह बनाया था, ठीक है, इस तरह कि ये क्या है? ये फास्फोलिपिड का हेड है, और ये दोनों जो है ये फास्फोलिपिड का टेल है, ठीक है। और हमने क्या पढ़ा था कि हेड बाई ये क्या है? ये पोलर है, और जो टेल्स हैं ये नॉन पोलर है। तो अभी यहाँ पर देखें क्या है इस मॉलिक्यूल के अंदर, टेल कौन सा है और हेड। तो ये वाला जो है, ये वाला रीजन जो है ये वाला, ठीक है, ये हमारे साथ है हेड, ठीक है। और अभी हमने ये भी पढ़ा कि जो ट्राइग्लिसराइड के अंदर दो कंपोनेंट है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। तो ग्लिसरॉल के अंदर क्या था? ग्लिसरॉल पोलर था, और फैटी एसिड क्या था? ये नॉन पोलर था। तो ये फास्फोलिपिड की जो हेड है ये वाला रीजन है, और ये वाला रीजन क्या है? ये पोलर है, ठीक है, ये वाटर सॉल्युबल है। और ये जो दो टांग है ये क्या है? ये फैटी एसिड टेल्स है, और ये क्या है? ये एक फैटी एसिड ये वाला है, और ये दूसरा फैटी एसिड ये वाला है। तो दो टांग जो है ये है, और ये हेड जो है ये वाला है, ठीक है। तो ये हेड जो है ये क्या है? ये पोलर है, और ये दोनों फैटी एसिड जो है ये क्या है? ये नॉन पोलर है। तो ये था भाई हमारे साथ फास्फोलिपिड का केमिकल स्ट्रक्चर कि मेम्ब्रेन के अंदर किस तरह कौन से किस्म के लिपिड हैं। तो क्या है? फास्फेटाइल कोलिन, जिसे हम लेसिथिन भी कह सकते हैं। ये क्या है? ये फास्फोलिपिड है, और इसे हम क्या कह सकते हैं? इसे हम लेसिथिन भी कहते हैं। तो ये है भाई हमारे साथ मेम्ब्रेन के अंदर जो लिपिड है। और ये सारे के सारे पॉइंट्स जो है ये MCQ पॉइंट है, इसमें ऐसा पॉइंट्स नहीं है जो आप कह ले कि यार हम चॉइस में छोड़ते हैं। चॉइस वाले पॉइंट्स यहाँ पर नहीं है, ये सब के सब पॉइंट्स जो है ये MCQ पॉइंट है। सब के सब पॉइंट्स जो है आप लोगों ने याद रखनी है,
ठीक है। अच्छा, अभी हमने क्या किया, अभी हमने लिपिड की सिर्फ और सिर्फ केमिकल स्ट्रक्चर देखा। फंक्शंस की तरफ हम बाद में जाएंगे। लिपिड के फंक्शन की मेम्ब्रेन के अंदर जो लिपिड है, ये लिपिड जो है ये कौन सा फंक्शन परफॉर्म करता है, कौन सा रूल प्ले करता है लिपिड मेम्ब्रेन के अंदर, ये हम बाद में पढ़ेंगे। फंक्शंस हम बाद में पढ़ेंगे, अभी हम स्ट्रक्चर वाइज डिस्कशन करते हैं, ठीक है। तो अभी हमने क्या किया, लिपिड की केमिकल स्ट्रक्चर देखा। अब हम क्या करते हैं, अब हम देखते हैं भाई प्रोटीन देखते हैं, ठीक है, कि प्रोटीन किस तरह होते हैं, कौन से किस्म की प्रोटीन है, क्या क्या है। तो ये सारी की सारी कहानियां अब हम पढ़ते हैं प्रोटीन के लिए, ठीक है। अच्छा भाई, तो एक कंपोनेंट हमारे साथ कंप्लीट हो गया लिपिड। अब हम जाते हैं दूसरी कंपोनेंट की तरफ जो कि हमारे साथ है प्रोटीन्स। अभी मेम्ब्रेन के अंदर जो प्रोटीन्स है, अब हम इसके डिटेल पढ़ते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट ये याद रखें कि देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ प्रोटीन। एक हमारे साथ फाइब्रस प्रोटीन्स होते हैं, दूसरी हमारे साथ ग्लोबुलर प्रोटीन्स होते हैं। तो मेम्ब्रेन के अंदर जो प्रोटीन्स है वो फाइब्रस प्रोटीन नहीं है, वो क्या है, वो ग्लोबुलर प्रोटीन है। एक तरह के प्रोटीन हमारे साथ इस तरह होते हैं फाइबर के फॉर्म में, इसे हम कहते हैं फाइब्रस प्रोटीन्स। दूसरी तरह के प्रोटीन्स जो हैं इस तरह ग्लोब के फॉर्म में होते हैं, इसे हम कहते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन्स। तो मेम्ब्रेन के अंदर जो प्रोटीन्स हैं वो फाइब्रस प्रोटीन नहीं है, वो क्या है, वो है ग्लोबुलर प्रोटीन। तो सबसे पहला पॉइंट ये याद रखें कि प्रोटीन प्रेजेंट इन मेम्ब्रेन और ग्लोबुलर प्रोटीन, दीज आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ग्लोब्स। अभी फाइब्रस प्रोटीन क्या है, ग्लोबुलर प्रोटीन क्या है, ये हम पढ़ेंगे बायोमॉलिक्यूल चैप्टर के अंदर, प्रोटीन के अंदर, कि व्हाट इज फाइब्रस प्रोटीन, व्हाट इज ग्लोबुलर प्रोटीन, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फाइब्रस एंड ग्लोबुलर प्रोटीन। लेकिन अभी यहाँ पर आप सिर्फ ये याद रखें कि मेम्ब्रेन के अंदर जो प्रोटीन्स हैं वो फाइब्रस प्रोटीन नहीं है, वो क्या है, ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं। पॉइंट नंबर 2 क्या है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि फाइब्रस प्रोटीन तो हमारे साथ मेम्ब्रेन के अंदर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, ग्लोबुलर प्रोटीन है। लेकिन अब ये ग्लोबुलर प्रोटीन्स जो है ये भी फर्दर 2 किस्म के हैं, 2 तरह के प्रोटीन्स है, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं टाइप्स, ठीक है। तो एक जो हमारे साथ है वो क्या है, इंट्रिंसिक प्रोटीन। अच्छा भाई, इंट्रिंसिक प्रोटीन क्या है, तो इसलिए हम ड्रॉ करते हैं एक डायग्राम। ये तो आप लोग जानते हैं ये क्या है, दीज आर फास्फोलिपिड। और फॉर एग्जांपल ये मेम्ब्रेन की आउटसाइड है और ये जो है ये मेम्ब्रेन की इनसाइड है। ये वाला जो एरिया है ये है साइटोप्लाज्म और इस तरह ये पूरा का पूरा मेम्ब्रेन है। अभी इंट्रिंसिक प्रोटीन क्या है, तो इंट्रिंसिक प्रोटीन हम किस तरह डिफाइन करते हैं, दीज आर कंप्लीटली एक्सटेंडेड फ्रॉम मेम्ब्रेन। वो प्रोटीन जो कंप्लीटली एक्सटेंडेड हो मेम्ब्रेन से, यानी मेम्ब्रेन की बिल्कुल आर पार हो। किस तरह है, यहां पर हम ड्रॉ करते हैं ये वाला प्रोटीन। आप देखें ये प्रोटीन जो है ये बिल्कुल क्या है, मेम्ब्रेन की आर पार है। दोनों साइड, एक टर्मिनल जो है ये आउटसाइड से लिंक करता है, दूसरा टर्मिनल जो है ये इनसाइड से लिंक करता है। यहाँ पर बीच में कोई फास्फोलिपिड नहीं है, यहाँ पर भी फास्फोलिपिड नहीं है, यहाँ पर भी फास्फोलिपिड नहीं है। इसके दोनों साइड जो है ये बिल्कुल मेम्ब्रेन से आर पार है। तो इस तरह के प्रोटीन को हम कहते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन। यहाँ पर दूसरा भी हम बनाते हैं, ठीक है। ये वाला भी क्या है, ये वाला भी हमारे साथ इंट्रिंसिक प्रोटीन है, ठीक है। ये दोनों क्या है, दीज आर इंट्रिंसिक प्रोटीन। और इंट्रिंसिक प्रोटीन को हम इंटरनल प्रोटीन भी कहते हैं, इंटरनल प्रोटीन, या हम इसे इंटीग्रल प्रोटीन भी कहते हैं, इंटीग्रल प्रोटीन। और फॉर एग्जांपल हमारे साथ यहाँ पर एक हाईवे बन रहा है, ठीक है, एक हाईवे बन रहा है, लेकिन बीच में एक बहुत ही बड़ा मसला क्रिएट होता है। क्या होता है कि बीच में एक बहुत ही बड़ा पहाड़ आ जाता है। तो लोग क्या करते हैं, यहाँ पर टनल बनाते हैं, है ना, इस तरह टनल बनाते हैं और फिर इस टनल के थ्रू से क्या होगा, ट्रांसपोर्ट होगा। ये अगर आप ये टनल देखें तो टनल क्या है, ये पहाड़ की आर पार है, दोनों साइड पर है। फॉर एग्जाम्पल ये पहाड़ है तो टनल तो इस तरह नहीं होता है, इस तरह तो टनल नहीं होता है, ठीक है। टनल क्या होगा, टनल पहाड़ के दोनों साइड पर होगा, यानी पहाड़ के आर पार होगा,
ठीक है। अभी बिल्कुल इसी तरह अगर आप ये देखें इंट्रिंसिक प्रोटीन, तो इंट्रिंसिक प्रोटीन भी क्या है, ये मेम्ब्रेन के आर पार है, दोनों साइड पर है। तो इस वजह से हम इंटरनल प्रोटीन को टनल प्रोटीन भी कहते हैं, टनल प्रोटीन। और इस टनल के थ्रू से क्या होता है भाई, इस टनल के थ्रू से ट्रांसपोर्ट होता है। तो मेम्ब्रेन के अंदर फिर ट्रांसपोर्ट के अंदर हम देखेंगे कि मेम्ब्रेन के अंदर जो ट्रांसपोर्ट होता है वो भी क्या होगा, वो भी इस इंट्रिंसिक प्रोटीन के थ्रू से होगा। यहाँ पर स्पेसिफिक आयंस की ट्रांसपोर्ट जो होती हैं वो भी हमारे साथ इस इंट्रिंसिक प्रोटीन के थ्रू से होता है। तो इस वजह से हम इंट्रिंसिक प्रोटीन को ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन भी कहते हैं। क्लियर है, ये था हमारे साथ इंट्रिंसिक प्रोटीन। इंट्रिंसिक प्रोटीन क्या है, कंप्लीटली एक्सटेंडेड फ्रॉम मेम्ब्रेन, दोनों साइड पर होता है। इसे हम इंटरनल प्रोटीन भी कहते हैं, इंटेग्रल प्रोटीन भी कहते हैं, टनल प्रोटीन भी कहते हैं, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन भी कहते हैं। दूसरी किस्म का जो प्रोटीन है वो हमारे साथ है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, अच्छा भाई अभी एक्सट्रिंसिक प्रोटीन क्या है, तो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन को हम डिफाइन करते हैं कि दीज आर पार्शियली एक्सटेंडेड फ्रॉम मेम्ब्रेन, यानी वो प्रोटीन जो मेम्ब्रेन की आर पार ना हो, दोनों साइड पर ना हो, लेकिन वो पार्शियली एक्सटेंडेड हो। पार्शियली एक्सटेंडेड का मतलब क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल हमारे साथ ये वाला अगर आप देखें, तो ये प्रोटीन अगर आप देखें तो ये प्रोटीन जो है ये हमारे साथ मेम्ब्रेन के आर पार नहीं है, ये पार्शियली एक्सटेंडेड है, तो इसे हम कहते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये इस तरह हमारे साथ है, ठीक है, तो ये क्या है, इट इज एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। यहाँ पर है फॉर एग्जांपल, तो ये क्या है, ये है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन जो मेम्ब्रेन की बिल्कुल आर पार ना हो लेकिन पार्शियली एक्सटेंडेड इन मेम्ब्रेन, तो इसे हम कहते हैं इन एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन को हम एक्सटर्नल प्रोटीन भी कहते हैं, एक्सटर्नल प्रोटीन, या हम इसे पेरिफेरल प्रोटीन भी कहते हैं। तो ये थे भाई हमारे साथ प्रोटीन की टू टाइप्स। मेम्ब्रेन के अंदर जो प्रोटीन्स है, पहला पॉइंट ये है कि ये दीज आर ग्लोबुलर प्रोटीन। फिर क्या है, ग्लोबुलर प्रोटीन ये दो पार्ट में है, टू टाइप्स हैं, एक इंट्रिंसिक है, एक एक्सट्रिंसिक है। इंट्रिंसिक ये वाला प्रोटीन है, ठीक है, जो मेम्ब्रेन की बिल्कुल आर पार है, और दूसरा जो है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है जो पार्शियली एम्बेडेड है इन मेम्ब्रेन। क्लियर है यहाँ तक। अब हम जाते हैं कार्बोहाइड्रेट की तरफ, ठीक है। ये ग्रीन वाला क्या है भाई, ये ग्रीन वाला, दीज आर एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, ये भी एक्सट्रिंसिक है और ये भी एक्सट्रिंसिक है। तो चलिए देखते हैं कार्बोहाइड्रेट। अच्छा भाई तीसरे कंपोनेंट की तरफ जाते हैं जो कि हमारे साथ है कार्बोहाइड्रेट्स। मेम्ब्रेन के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट है इसके डिटेल पढ़ते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट ये याद रखें कि मेम्ब्रेन के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट है, दीज आर नॉट प्रेजेंट इन आइसोलेटेड फॉर्म। ये क्या होगा भाई, कंबाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। कार्बोहाइड्रेट मेम्ब्रेन के अंदर कंबाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। किस तरह कंबाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, तो याद रखें कार्बोहाइड्रेट्स आर अटैच्ड विद या तो ये हमारे साथ अटैच होगा भाई लिपिड के साथ, या जो है ये हमारे साथ अटैच होते हैं प्रोटीन्स के साथ। ये डायग्राम फिर से हम ड्रा करते हैं, ठीक है। अच्छा भाई ये देखें, ये क्या है, ये फास्फोलिपिड है, ये प्रोटीन है, ये भी प्रोटीन है और ये भी प्रोटीन्स है। तो कार्बोहाइड्रेट किस तरह है, ये या तो लिपिड के साथ अटैच होते हैं, फॉर एग्जांपल ये क्या है, लिपिड है, तो ये लिपिड के साथ इस तरह अटैच होता है, ठीक है, और या ये प्रोटीन के साथ अटैच होता है। ये प्रोटीन है तो ये प्रोटीन के साथ इस तरह अटैच होते हैं। तो जब ये लिपिड के साथ अटैच होते हैं तो इसे हम कहते हैं ग्लाइकोलिपिड, और जब ये प्रोटीन के साथ अटैच होते हैं तो इसे हम कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स। तो इस तरह ये कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ये आइसोलेटेड फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। या तो ये लिपिड के साथ कंबाइंड फॉर्म में होते हैं या प्रोटीन के साथ कंबाइंड फॉर्म में होते हैं, और इसे हम कहते हैं ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स। क्लियर है ये पॉइंट।
और यहाँ पर एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि मेम्ब्रेन के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट हैं दीज आर जनरली एग्जिस्ट ऑन आउटसाइड ऑफ मेम्ब्रेन, आउटसाइड ऑफ मेम्ब्रेन। क्या मतलब है इसका? फॉर एग्जाम्पल ये वाला एरिया ये हमारे साथ आउटसाइड है मेम्ब्रेन की और ये इनसाइड है, ठीक है। और ये जो एरिया है ये हमारे साथ है साइटोप्लाज्म और इस तरह ये मेम्ब्रेन है, ठीक है, इस तरह ये मेम्ब्रेन है। ये आउटसाइड है, ये इनसाइड है। अभी ये कार्बोहाइड्रेट जो है दीज आर जनरली प्रेजेंट ऑन आउटसाइड ऑफ मेम्ब्रेन। ये फास्फोलिपिड यहाँ पर भी है, प्रोटीन यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, ये फास्फोलिपिड यहाँ पर भी है, प्रोटीन यहाँ पर भी है, लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट इस तरह नहीं होगा, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट इस तरह नहीं होगा अंदर की तरफ। कार्बोहाइड्रेट जो है ये जनरली एग्जिस्ट करता है ऑन आउटसाइड ऑफ मेम्ब्रेन। क्लियर है ये पॉइंट? द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखें। अच्छा, ये था हमारे साथ कार्बोहाइड्रेट। अब हम जाते हैं कोलेस्ट्रॉल की तरफ, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल कंपोनेंट नंबर 4 कोलेस्टेरोल। अच्छा भाई, कोलेस्ट्रॉल क्या है? तो सिंपली ये भी हमारे साथ क्या है, ये भी हमारे साथ है लिपिड, ठीक है। अच्छा भाई, लिपिड है तो ये लिपिड के सेक्शन में क्यों नहीं पढ़ाया? इसलिए नहीं पढ़ाया कि वहां पर हमारे साथ जो था वो हम डिस्कस कर रहे थे फास्फोलिपिड, और ये जो है ये हमारे साथ है कोलेस्ट्रॉल। ये एक अनदर टाइप है लिपिड की। जैसे कि आप लोगों को पता है लिपिड एक बहुत ही बड़ा क्लास है, इसके अंदर बहुत सारे टाइप्स हैं। तो वहाँ पर जो हम डिस्कस कर रहे थे मेम्ब्रेन की मेन कंपोनेंट क्या था? फास्फोलिपिड था। अभी क्या है, यहाँ पर ये कोलेस्ट्रॉल है, ये भी हमारे साथ लिपिड है, लेकिन लिपिड की एक खास टाइप है। क्या है? इसे हम कहते हैं स्टीरॉयड, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट ये याद रखें कि लिपिड अदर देन फास्फोलिपिड इन मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन के अंदर फास्फोलिपिड के अलावा जो लिपिड प्रेजेंट है वो क्या है? तो वो हमारे साथ है कोलेस्टेरोल। ये पूछा जा सकता है भाई कि मेम्ब्रेन के अंदर लिपिड, हाँ भाई है, लेकिन एक लिपिड हमारे साथ है फास्फोलिपिड। फास्फोलिपिड के अलावा मेम्ब्रेन के अंदर कोई और किस्म की लिपिड है? हाँ भाई है। तो क्या है? ये है कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। अच्छा, और साथ में ये पॉइंट भी याद रखें कि ये जो कोलेस्ट्रॉल है दीज आर प्रेजेंट ओनली इन एनिमल सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन तो हमारे साथ फंगस में भी है, सेल मेम्ब्रेन प्रोकैरियोट्स में भी है, प्लांट्स में भी है, लेकिन ये जो कोलेस्ट्रॉल है भाई तो ये हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल मेम्ब्रेन में है, बाकी सेल मेम्ब्रेन में हमारे साथ कोलेस्ट्रॉल नहीं है। तो ये भी हमारे साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये कोलेस्ट्रॉल जो होते हैं बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी, आप लोगों को पता है, बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट होती हैं। इस तरह यहाँ पर होता है थोड़ा सा, ठीक है, इस तरह यहाँ पर। तो ये था भाई हमारे साथ कंप्लीट डिटेल स्ट्रक्चर जो था ये हमारे साथ यहाँ पर ख़त्म हो गया। अब हम जाते हैं भाई फंक्शंस की तरफ। तो फंक्शन में भी हमारे साथ सीक्वेंस इस तरह होगा कि सबसे पहले हम लिपिड के फंक्शन पढ़ेंगे, फिर प्रोटीन के पढ़ेंगे, फिर कार्बोहाइड्रेट और फिर कोलेस्ट्रॉल। तो चलिए फंक्शंस की तरफ जाते हैं। अच्छा भाई, तो डिटेल स्ट्रक्चर हमारे साथ कंप्लीट हो गया। अब हम जाते हैं फंक्शंस की तरफ, और फंक्शंस भी हम बिल्कुल इसी सीक्वेंस में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लिपिड पढ़ेंगे, फिर प्रोटीन, फिर कार्बोहाइड्रेट और लास्ट में हम कोलेस्ट्रॉल पढ़ेंगे। तो अभी हमारा मेन टॉपिक है फंक्शंस, और फंक्शंस में हम सबसे पहले पढ़ेंगे लिपिड्स कि मेम्ब्रेन के अंदर जो लिपिड्स हैं तो ये मेम्ब्रेन के अंदर क्या रोल प्ले करता है, क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट लिपिड के अंदर याद रखें कि लिपिड्स जो हैं दे कंट्रोल फ्लूइडिटी ऑफ मेम्ब्रेन, कि मेम्ब्रेन के अंदर जो फ्लूइडिटी है या फ्लूइड नेचर ऑफ मेम्ब्रेन है तो ये बेसिकली कौन कंट्रोल करता है? तो ये हमारे साथ कंट्रोल करता है लिपिड। ये पॉइंट आगे हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरह मेम्ब्रेन के अंदर लिपिड मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी कंट्रोल करता है। तो ये हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा आगे। पॉइंट नंबर 2 क्या है? पॉइंट नंबर 2 कि मेम्ब्रेन के अंदर जो लिपिड्स हैं दे restrict the entry
ऑफ पोलर मॉलिक्यूल्स आर आयन, restrict the entry or exit, they restrict the entry or exit of polar molecule or ion। जिस तरह हमने पढ़ा था कि मेम्ब्रेन जो है ये हमारे साथ सेलेक्टिवली परमिएबल है। सिलेक्टिव परमिएबिलिटी का मतलब ये है कि ये चीज़ों को सिलेक्ट करता है अकॉर्डिंग टू सेल नीड। अगर सेल की ज़रूरत है तो ये चीज़ों को अलाउ करती हैं, अगर सेल की ज़रूरत नहीं है तो फिर ये चीज़ों को बाहर प्रिवेंट करते हैं। और इसी तरह ये डिफरेंशियली परमिएबल भी है। डिफरेंशियल परमिएबिलिटी का मतलब ये है कि ये नॉन पोलर चीज़ों को अलाउ करती हैं और पोलर चीज़ों को ये क्या करती हैं, प्रिवेंट करती हैं। तो ये पोलर चीज़ों को प्रिवेंट करना और नॉन पोलर चीज़ों को अलाउ करना, ये किस चीज़ का काम है मेम्ब्रेन के अंदर, ये कौन करता है? तो ये भाई कौन करता है? लिपिड करता है। ठीक है, तो लिपिड के अंदर हमारे साथ ये दो पॉइंट्स जो हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, आप याद रखें ये दो पॉइंट्स की मेम्ब्रेन की पोलैरिटी कौन कंट्रोल करता है? लिपिड कंट्रोल करता है। और नॉन पोलर चीज़ों की प्रिवेंट इसको एग्जैक्ट इसकी एंट्री और एग्जिट जो है ये दोनों कौन रेस्ट्रिक्ट करता है? तो ये भी हमारे साथ लिपिड करता है। ठीक है, अब हम जाते हैं भाई प्रोटीन की तरफ। प्रोटीन्स कि मेम्ब्रेन के अंदर जो प्रोटीन्स हैं तो ये क्या रोल प्ले करते हैं, क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि प्रोटीन का बना होता है। ठीक है, तो इनमें से ये सबसे पहला जो है वो हमारे साथ है रिसेप्टर। रिसेप्टर बेसिकली क्या होता है? रिसेप्टर हमारे साथ फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई भी फॉर एग्जांपल एक हार्मोन है, ठीक है, हार्मोन सर्कुलेटिंग इन ब्लड में हमारे साथ कोई हार्मोन है, ठीक है, ये एक ब्लड वेसल है, इसमें हमारे साथ ये वाला क्या है भाई? हार्मोन है। और ये हार्मोन क्या है? ये ब्लड में सर्कुलेट करता है। तो हार्मोन बेसिकली करता क्या है? हार्मोन ब्लड में सर्कुलेट करते हैं और फिर कहाँ पर बाइंड होता है? बाइंड विद अ टारगेट सेल। ये किसी टारगेट सेल के ऊपर क्या होता है? बाइंड होता है। फिर फॉर एग्जांपल ये इसका टारगेट सेल है, तो ये इस टारगेट सेल की तरफ क्या होता है? टारगेट सेल की तरफ ये मूव करता है ये हार्मोन। ठीक है, फिर इस टारगेट सेल के ऊपर जो है यहाँ पर क्या होते हैं? इट इज बाइंड विद स्पेसिफिक रिसेप्टर। यहाँ पर क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल ये सेल है, ठीक है, तो इस सेल के ऊपर यहाँ पर स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होती हैं। हर एक चीज़ के लिए स्पेसिफिक रिसेप्टर होती हैं। तो ये हार्मोन क्या करता है? ब्लड में सर्कुलेट करता है, फिर ये जाते हैं भाई अपने बाइंडिंग टारगेट सेल की तरफ, और टारगेट सेल के ऊपर जो यहाँ पर क्या होता है? एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ रिसेप्टर होता है। तो वहाँ पर क्या होता है? फिर ये हार्मोन यहाँ पर बाइंड कर जाता है और अपना एक्शन फिर यहाँ पर करता है। तो ये जो हमारे साथ रिसेप्टर हैं, तो ये रिसेप्टर जो है सेल के ऊपर मेम्ब्रेन में होता है, ठीक है, मेम्ब्रेन के ऊपर होता है। और ये किस चीज़ का बना होता है? तो ये हमारे साथ बना होता है प्रोटीन का। तो सबसे पहला पॉइंट ये याद रखें कि मेम्ब्रेन के ऊपर जितने भी रिसेप्टर्स हैं, तो ये रिसेप्टर किस चीज़ का बना है? ये प्रोटीन का बना है। तो मेम्ब्रेन के अंदर क्या है भाई? प्रोटीन है। तो प्रोटीन का एक फंक्शन ये है कि प्रोटीन से वहाँ पर क्या है? रिसेप्टर्स बने हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखें कि जितने भी रिसेप्टर्स हैं सेल के ऊपर, तो वो किस चीज़ का बना है? ये प्रोटीन्स का बना है। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 क्या है? दूसरा चीज हमारे साथ है एंटीजन। एंटीजन क्या करते हैं? एंटीजन रिकॉग्निशन करता है। ठीक है, रिकॉग्निशन किस चीज की रिकॉग्निशन करते हैं? रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेन बॉडी एंड अटैक बाय इम्यून सिस्टम। ये एंटीजन असल में करते हैं क्या है? फॉर एग्जांपल हमारे साथ सेल के कंटेक्ट में कोई फॉरेन बॉडी आ जाता है, तो सेल के ऊपर, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर क्या होते हैं? बहुत सारे एंटीजन होते हैं। ये एंटीजन क्या करते हैं? ये इस फॉरेन बॉडी को रिकॉग्नाइज करते हैं, इसको डिटेक्ट करते हैं और फिर जो है इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करती हैं और फिर बहुत सारे मुख्तलिफ किस्म की इम्यून सेल्स जो हैं इस फॉरेन बॉडी के ऊपर अटैक करते हैं और इसको ख़त्म करते हैं।
तो हमारे साथ जो रिकग्निशन ऑफ फॉरेन बॉडी है ये कौन करता है, ये एंटीजन करता है। और एंटीजन जो है ये भी बेसिकली किस चीज़ का बना है, तो ये भी हमारे साथ प्रोटीन का बना है। तो रिकग्निशन ऑफ फॉरेन बॉडी जो है ये भी बेसिकली किस चीज़ का फंक्शन है, सेल के अंदर, सेल मेम्ब्रेन के अंदर, तो ये भी हमारे साथ है प्रोटीन का फंक्शन। ठीक है, तीसरे नंबर पर हमारे साथ क्या है, एंजाइम्स। एंजाइम क्या होते हैं, तो एंजाइम्स हमारे साथ क्या करते हैं, स्पीड ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस। सेल के अंदर बहुत सारे बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं और ये रिएक्शंस जो हैं एंजाइम इसको क्या करते हैं, स्पीड अप करते हैं। और ये एंजाइम जो है ये भी बेसिकली हमारे साथ किस चीज़ के बने होते हैं, प्रोटीन्स के बने होते हैं। तो मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन का एक फंक्शन ये भी है कि इससे यहाँ पर मेम्ब्रेन के अंदर बहुत सारे बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं और इन रिएक्शंस को स्पीड अप कौन करते हैं, एंजाइम करते हैं। और ये एंजाइम जो है ये भी किस चीज़ के बने हैं, ये भी प्रोटीन के बने हैं। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन में हमारे साथ बहुत सारे एंजाइम्स हैं। फॉर एग्जांपल हमारे साथ क्या है, एसिटाइलकोलिनेस्टरेज हैं, एसिटाइलकोलिनेस्टरेज हैं। ठीक है, इस तरह हमारे साथ क्या है, एडिनाइलेट साइक्लेज हैं। ठीक है, जो कि एटीपी को साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, अब हम इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे भाई कि एसिटाइलकोलिनेस्टरेज का काम क्या है या एडिनाइलेट साइक्लेज का काम क्या है, लेकिन ये हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ ये दो एग्जाम्पल हैं कि एसिटाइलकोलिनेस्टरेज या एडिनाइलेट साइक्लेज ये दोनों एंजाइम्स हैं। ठीक है, तो एंजाइम का बेसिक फंक्शन क्या है, स्पीड अप बायोकेमिकल रिएक्शंस। और सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो ये बायोकेमिकल रिएक्शन को जो स्पीड अप करते हैं वो क्या है, एंजाइम है। और एंजाइम किस चीज़ के बने हैं, प्रोटीन के बने हैं। तो ये भी हमारे साथ प्रोटीन के फंक्शन में आ जाएगा। चौथा पॉइंट क्या है, पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 हमारे साथ ये भी याद रखें कि ट्रांसपोर्ट चैनल्स एंड कैरियर्स। अच्छा भाई, ट्रांसपोर्ट चैनल्स एंड कैरियर्स क्या होते हैं, तो फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ है मेम्ब्रेन। ठीक है, तो इस मेम्ब्रेन के अंदर बहुत सारे चैनल्स होते हैं। ठीक है, या कैरियर्स होते हैं। तो ये चैनल्स है या कैरियर है, दोनों जो है हमारे साथ ट्रांसपोर्ट के लिए यूज होते हैं। फॉर एग्जांपल कोई भी चीज़ हमारे साथ बाहर से अंदर की तरफ आता है या अंदर से बाहर की तरफ जाता है, तो ये इस चैनल्स और कैरियर्स के थ्रू से होता है। ठीक है, ये हम बिल्कुल डिटेल में हम पढ़ेंगे, डेप्थ में पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट के अंदर कि किस तरह ट्रांसपोर्ट होती है चैनल से, कैरियर से। तो ये सब की सब चीज़ें ये हम ट्रांसपोर्ट सेक्शन में पढ़ेंगे। लेकिन अभी ये याद रखें कि हमारे साथ मेम्ब्रेन के अंदर जितने भी ट्रांसपोर्ट चैनल है या कैरियर हैं, तो ये चीज़ें हमारे साथ किस चीज़ के बने हैं, ये प्रोटीन के बने हैं। ठीक है, तो ये भी हमारे साथ प्रोटीन का एक फंक्शन है कि मेम्ब्रेन के अंदर जो ट्रांसपोर्ट होते हैं थ्रू चैनल्स या कैरियर्स, तो ये भी हमारे साथ किस चीज़ के थ्रू से होते हैं, प्रोटीन से, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं ये प्रोटीन के बने हैं। क्लियर है, तो प्रोटीन के अंदर ये 4 चीज़ें याद रखें, रिसेप्टर, एंटीजन, एंजाइम एंड ट्रांसपोर्ट चैनल एंड कैरियर्स। क्लियर है। अच्छा भाई, यहां पर एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी परमिएबिलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, हमारे साथ 3 किस्म की परमिएबिलिटीज हैं। ठीक है, एक हमारे साथ है फ्रीली परमिएबल, दूसरा हमारे साथ है सेलेक्टिवली परमिएबल, तीसरा हमारे साथ है डिफरेंशियली परमिएबल। फ्रीली परमिएबल क्या होता है, जो किसी किस्म का रेजिस्टेंस शो नहीं करता है और चीज़ों को अलाउ करती है। तो सेल वॉल जो था ये हमारे साथ क्या था, वो फ्रीली परमिएबल था। लेकिन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है, वो सेलेक्टिवली परमिएबल भी है और डिफरेंशियली परमिएबल भी है। सेल वॉल फ्रीली परमिएबल है, लेकिन सेल मेम्ब्रेन जो है ये सेलेक्टिवली परमिएबल भी है और डिफरेंशियली परमिएबल भी है। अभी सिलेक्टिव परमिएबिलिटी का मतलब क्या है, डिफरेंशियल परमिएबिलिटी का मतलब क्या है। सिलेक्टिव परमिएबिलिटी का मतलब ये है कि ये चीज़ों को सिलेक्ट करता है अकॉर्डिंग टू सेल नीड। अगर सेल की ज़रूरत है तो ये चीज़ों को अलाउ करती है, अगर ज़रूरत नहीं है तो फिर ये चीज़ों को प्रिवेंट करती है। फॉर एग्जाम्पल हमारे साथ ये एक सेल है और ये सेल का मेम्ब्रेन है, और फॉर एग्जाम्पल हमारे साथ सेल के अंदर
4 ग्लूकोज जो है ये सेल के लिए एक प्रॉपर कंसंट्रेशन है, और यहाँ पर क्या है, एक और ग्लूकोज जो है ये अंदर घुसने की कोशिश करता है, तो सेल मेम्ब्रेन क्या करेगा, इस ग्लूकोज को यहाँ पर प्रिवेंट करेगा। क्यों? क्योंकि सेल के अंदर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन बराबर है, यहाँ पर किसी किस्म कोई भी ग्लूकोज के अंदर कोई ज़रूरत नहीं है, तो ये क्या करेगा, मेम्ब्रेन इस ग्लूकोज को यहाँ पर प्रिवेंट करेगा, ये अंदर जाने से रोक देगा, क्योंकि यहाँ पर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन बराबर है। या फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमारे साथ फॉर एग्जाम्पल सेल के अंदर 2 ग्लूकोज हैं, तो अभी क्या है, अभी कंसंट्रेशन बराबर नहीं है, यहाँ पर सेल के अंदर 2 ग्लूकोज और चाहिए, तो यहाँ पर अगर कोई ग्लूकोज आता है तो मेम्ब्रेन क्या करेगा, डायरेक्टली इस ग्लूकोज को अलाउ करेगा। क्यों? क्योंकि सेल के अंदर ज़रूरत है। तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं सेलेक्टिव परमेबिलिटी, ठीक है। और दूसरा क्या है, डिफरेंशियल परमेबिलिटी। डिफरेंशियल परमेबिलिटी का मतलब क्या है, डिफरेंशियल परमेबिलिटी का मतलब ये है कि ये नॉन पोलर चीज़ों को अलाउ करेगा और पोलर चीज़ों को प्रिवेंट करेगा। फॉर एग्जाम्पल ये एक सेल है, ठीक है, और ये सेल का मेम्ब्रेन है, और फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमारे साथ एक सोडियम आयन है, ठीक है, और ये सोडियम आयन सेल के अंदर जाता है, तो ये सोडियम क्या है, ये पोलर है, एक चार्ज पार्टिकल है, इसके ऊपर चार्ज है, तो ये यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये प्रिवेंट होगा, ये इजीली जो है मेम्ब्रेन से अंदर नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि मेम्ब्रेन हमारे साथ है डिफरेंशियली परमिएबल, और डिफरेंशियल परमिएबिलिटी का मतलब क्या है कि ये क्या करेगा, नॉन पोलर चीज को अलाउ करता है, लेकिन पोलर चीज को ये क्या करता है, ये प्रिवेंट करता है, ठीक है। तो ये हमारे साथ है डिफरेंशियली परमिएबल। तो सेल मेम्ब्रेन क्या है, ये सेलेक्टिवली परमिएबल भी है, डिफरेंशियली परमिएबल भी है, और ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी याद रखें कि ये सेलेक्टिव परमिएबिलिटी किस चीज की वजह से है और डिफरेंशियल परमिएबिलिटी किस चीज की वजह से है। तो याद रखें हमारे साथ जो सेलेक्टिव परमिएबिलिटी है, सेलेक्टिवली परमिएबल, तो ये हमारे साथ है प्रोटीन के वजह से, ठीक है, और डिफरेंशियल परमिएबिलिटी जो है ये हमारे साथ है लिपिड्स की वजह से। बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेम्ब्रेन इज डिफरेंशियली परमिएबल ड्यू टू, तो क्या है, लिपिड, या मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल ड्यू टू, तो क्या है, प्रोटीन। इस चीज के लिए मैं आप लोगों को एक शॉर्ट ट्रिक देना चाहता हूं, आप याद रखें, क्या, DSLR क्या है, एक कैमरा है DSLR, ठीक है, लेकिन आपने क्या करना है, ये R जो है ये P में कन्वर्ट करना है, ठीक है, DSLP हो गया। अभी क्या है, मेम्ब्रेन इज डिफरेंशियली परमिएबल ड्यू टू लिपिड एंड सेलेक्टिवली परमिएबल ड्यू टू प्रोटीन। और यहां पर भी हमने पढ़ा कि लिपिड जो है इसका मेन रूल क्या है, रेस्ट्रिक्ट द एंट्री और एग्जिट ऑफ पोलर मॉलिक्यूल और आयन। पोलर मॉलिक्यूल की एंट्री को रिस्ट्रिक्ट करना ये किस चीज का काम है, तो ये लिपिड का काम है। तो मेम्ब्रेन इज डिफरेंशियली परमिएबल ड्यू टू लिपिड एंड सेलेक्टिवली परमिएबल ड्यू टू प्रोटीन। तो ये था भाई हमारे साथ लिपिड एंड प्रोटीन के फंक्शंस। अब हम जाते हैं कार्बोहाइड्रेट की तरफ, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट, अब हम कार्बोहाइड्रेट्स के फंक्शंस देखते हैं, ठीक है। ये तो आप सब लोगों को पता है कि कार्बोहाइड्रेट जो है हमारे साथ सेल मेम्ब्रेन के अंदर आइसोलेटेड फॉर्म में नहीं है, दे आर प्रेजेंट ईदर एज ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन। तो इसके फंक्शन क्या है, क्या करते हैं, तो ये हमारे साथ सेल टू सेल रिकॉग्निशन करते हैं, रिकॉग्निशन, इसे हम सेल सरफेस मार्कर कहते हैं, ठीक है, सेल सरफेस मार्कर। या हमारे साथ ये क्या करते हैं, स्टिकिंग करेक्ट सेल टुगेदर। ये फंक्शन किस चीज का है, कार्बोहाइड्रेट का। और कार्बोहाइड्रेट या तो ग्लाइकोलिपिड के फॉर्म में होंगे या ग्लाइकोप्रोटीन के फॉर्म में होंगे। तो ये तीनों की तीनों पॉइंट्स जो है ये हमारे साथ एक पॉइंट को डिस्क्राइब करते हैं, क्या है कि इट हैज रूल एंड इम्यूनिटी। जैसा कि हमारे साथ ट्रांसप्लांट रिजेक्शन हो गया, ये चीज़ें, ठीक है। तो ये हमारे साथ ये रूल कौन प्ले करते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट प्ले करते हैं, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन। ये हमारे साथ यहाँ पर अगर आप देखें, आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि यार ये फंक्शन तो एंटीजन का फंक्शन है। तो हाँ भाई बिल्कुल ठीक है। और एंटीजन हमने पढ़ा
प्रोटीन के सेक्शन में। लेकिन बेसिकली ये एंटीजन जो है ये सिर्फ प्रोटीन नहीं होते हैं, ठीक है, इट इज मेड ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स। तो फिर आप लोगों ने क्वेश्चन की स्टेटमेंट और ऑप्शन के ऊपर वहां पर आप लोगों ने डिसीजन लेना है कि किस तरह क्वेश्चन है, एंटीजन के ऊपर बेस है, ग्लाइकोप्रोटीन के ऊपर बेस है, कार्बोहाइड्रेट का फंक्शन है या प्रोटीन का फंक्शन है, ठीक है। और साथ साथ में ये पॉइंट भी याद रखें कि मेम्ब्रेन कार्बोहाइड्रेट जो है ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन, दे हैज आल्सो रूल इन एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस, ये एंडोसाइटोसिस हम ट्रांसपोर्ट के अंदर डिटेल में पढ़ेंगे, पेगोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस क्या होते हैं, ठीक है। लेकिन अभी याद रखें कि एंडोसाइटोसिस में भी किस चीज़ का रोल है, मेम्ब्रेन कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट्स आप लोग याद रखें, सेल टू सेल रिकॉग्निशन, सेल सरफेस मार्कर, स्टिकिंग करेक्ट सेल टुगेदर इन एंडोसाइटोसिस, ठीक है। तो ये है रूल ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अब हम जाते हैं कोलेस्ट्रॉल के ऊपर, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल के ऊपर, कोलेस्ट्रॉल का रूल क्या है, कोलेस्ट्रॉल, तो यार ये सिंपली क्या करता है, इट स्टेबलाइज प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड एक्ट एज बफर फॉर फ्लूइडिटी। ये क्या है भाई, कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को स्टेबलाइज करता है और ये एक बफर का काम करता है फॉर फ्लूइडिटी, ठीक है। ये चीज हम डिटेल में डिस्कस करते हैं कि मेम्ब्रेन के अंदर जो फ्लूइडिटी है वो लिपिड वाला पॉइंट, लिपिड में सबसे पहला पॉइंट हमने क्या लिखा था कि एट कंट्रोल द फ्लूइडिटी ऑफ मेम्ब्रेन, और यहाँ पर क्या है कि मेम्ब्रेन की कोलेस्ट्रॉल एक्ट एज अ बफर फॉर फ्लूइडिटी। तो ये दोनों पॉइंट जो हैं हम एक अलग टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। लेकिन आप याद रखें कि कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, इट स्टेबलाइज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इट एक्ट एज अ बफर फॉर फ्लूइडिटी, ठीक है। और यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट और भी है, क्या है कि यहाँ पर फेडरल बुक ने यहाँ पर एक और चीज भी मेम्ब्रेन के कंपोनेंट में ऐड किया है, ठीक है, क्या है, फिलामेंट ऑफ साइटोस्केलेटन। फिलामेंट ऑफ साइटोस्केलेटन, इसका फंक्शन क्या है, इट सपोर्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्रॉम इनसाइड। ये अंदर से प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या करता है, सपोर्ट करता है। फॉर एग्जांपल ये सेल है, ठीक है, ये सेल का मेम्ब्रेन है, तो ये साइटोस्केलेटन यहाँ पर अंदर की तरफ होते हैं और अंदर से प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। दे आर प्रेजेंट ऑन इनसाइड ऑफ मेम्ब्रेन। ये मेम्ब्रेन के अंदर के जाहिर सी बात है अंदर की तरफ होते हैं और अंदर से क्या करते हैं, मेम्ब्रेन को सपोर्ट करते हैं। कार्बोहाइड्रेट के बारे में याद रखें कि कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं ये जनरली ऑन द आउटसाइड होते हैं ऑफ मेम्ब्रेन, और फिलामेंट ऑफ साइटोस्केलेटन जो है ये इनसाइड होते हैं और इनसाइड से क्या करते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सपोर्ट करते हैं। तो ये थे भाई हमारे साथ फंक्शंस लिपिड की, प्रोटीन की, कार्बोहाइड्रेट की, कोलेस्ट्रॉल और ये फिलामेंट ऑफ साइटोस्केलेटन। अब हम एक छोटा सा पॉइंट डिस्कस करते हैं, फ्लूइडिटी एंड मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन का जो फ्लूइडिटी है ये किस चीज़ की वजह से है, ठीक है। तो ये पॉइंट देखते हैं, फिर हम ट्रांसपोर्ट की तरफ जाते हैं। फ्लूइडिटी ऑफ मेम्ब्रेन, फ्लूइडिटी ऑफ मेम्ब्रेन, जैसे कि पहले हमने 2 पॉइंट्स पढ़े थे, एक लिपिड में कि लिपिड कंट्रोल द फ्लूइडिटी ऑफ मेम्ब्रेन, और दूसरा कोलेस्ट्रॉल के अंदर के इट स्टेबलाइज प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड एक्ट इज अ बफर फॉर फ्लूइडिटी। तो ये दोनों की दोनों पॉइंट्स अब हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो मेम्ब्रेन के जो फ्लूइडिटी है वो मेनली 2 चीज़ों की वजह से है। फ्लूइडिटी में 2 चीज़ें रूल प्ले करती हैं, एक हमारे साथ है लिपिड और दूसरा हमारे साथ है कोलेस्टेरोल, ठीक है। जिस तरह हमने पढ़ा था फॉर एग्जांपल ये क्या है, ये हमारे साथ एक फास्फोलिपिड है और फास्फोलिपिड की ये 2 टांगे जो है ये हमारे साथ क्या है, दीज आर फैटी एसिड टेल्स। तो जो हमारे साथ फैटी एसिड होते हैं ये भी 2 तरह के होते हैं, एक हमारे साथ होते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड और दूसरा हमारे साथ होते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। सैचुरेटेड फैटी एसिड क्या होता है, वो फैटी एसिड
जो अपने आप में फुली सेचुरेटेड हो, यहाँ पर कोई डबल बॉन्ड ना हो और यहाँ पर क्या है कोई और चीज़ यहाँ पर ऐड नहीं हो सकता है क्योंकि ये फुली सेचुरेटेड होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एक फास्फोलिपिड ड्रॉ करता हूँ तो इसका पीटी एसिड इस तरह होता है, इट इज मोर कॉम्पैक्ट और अनसेचुरेटेड ये वो होते हैं जो डीले होते हैं, ठीक है। यहाँ पर डबल बॉन्ड होते हैं, यहाँ पर क्या होता है कोई और चीज़ भी यहाँ पर ऐड हो सकता है। तो ये फॉर एग्जांपल इस तरह होते हैं, डीला होता है, इट इज़ लेस कॉम्पैक्ट। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने देखा होगा एक मेपल में क्या होता है, बहुत सारे लोग बैठे होते हैं तो हर एक बंदे का अपना एक अंदाज होता है बैठने का। कुछ लोग इस तरह बैठते हैं, इस तरह, ठीक है, और कुछ लोग जो हैं वो इस तरह कुले कुले बैठते हैं, इस तरह कुले कुले, बड़े बड़े लोग जो बैठते हैं इस तरह कुले कुले बैठते हैं। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल हमारे साथ कुछ लोग ऐसे बैठते हैं, ठीक है, इस तरह। और यहाँ पर दूसरी कैटेगरी में क्या है, कुछ लोग ऐसे हैं, ठीक है, कुले कुले बैठे हैं, ठीक है। तो आप मुझे बता दें कि यहाँ पर चांसेस अप मोमेंट ज़्यादा होगी या यहाँ पर चांसेस अप मोमेंट ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर हमारे साथ चांसेस अप मोमेंट कम होता है। क्यों? क्योंकि ये जो है ये लोग इस तरह बैठे हैं तो यहाँ पर मोमेंट जो है ये काफ़ी मुश्किल होगा, आसानी से मोमेंट नहीं होगा। और यहाँ पर क्या है, लोग इस तरह कुले कुले बैठे हैं तो यहाँ पर मोमेंट जो है वो ईजिली होगा, ठीक है। तो ये जो फैटी एसिड है ये हमारे साथ है अनसेचुरेटेड फैटी एसिड, और ये जो फैटी एसिड है दीज आर सेचुरेटेड फैटी एसिड। तो जहां पर हमारे साथ मेम्ब्रेन के अंदर अनसेचुरेटेड फैटी एसिड की कंसंट्रेशन ज़्यादा, तो वहां पर फ्लूइडिटी जो है या मोमेंट जो है वो ज़्यादा होगा। जहां पर सेचुरेटेड फैटी एसिड ज़्यादा है तो वहां पर जो है फिर हमारे साथ फ्लूइडिटी कम होता है, मोमेंट कम होता है। तो मेम्ब्रेन के अंदर जो फ्लूइडिटी है उसमें मेन रूल जो है किस चीज़ का है, लिपिड का है। और लिपिड के अंदर फिर किस चीज़ का है, सेचुरेटेड अनसेचुरेटेड फैटी एसिड का है, ठीक है। तो आप सिंपली लिख सकते हैं कि फ्लूइडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अनसेचुरेटेड फैटी एसिड। जितना अनसेचुरेटेड फैटी एसिड ज़्यादा उतना फ्लूइडिटी ज़्यादा, जितना अनसेचुरेटेड फैटी एसिड कम उतना फ्लूइडिटी कम। क्लियर है? दूसरा क्या है, दूसरा हमारे साथ है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि इट स्टेबलाइज प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड इट इज अ बफर फॉर फ्लूइडिटी, बफर फॉर फ्लूइडिटी। अच्छा भाई, बफर क्या होता है? तो किसी भी चीज़ को एक पार्टिकुलर कंसंट्रेशन में रखने के लिए हमारे साथ क्या होता है, एक चीज़ यूज़ होता है, इसे हम बफर कहते हैं। फॉर एग्जांपल ब्लड पीएच कंट्रोल करने के लिए हमारे साथ एक बफर यूज़ होता है, बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए हमारे साथ एक बफर होता है। बिल्कुल इसी तरह प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को कंट्रोल रखने के लिए हमारे साथ एक बफर यूज़ होता है जो कि है कोलेस्ट्रॉल। बेसिकली करता क्या है कोलेस्ट्रॉल, ये मेम्ब्रेन को स्टेबलाइज करता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे साथ हाई टेम्परेचर है, हाई टेम्परेचर में क्या होता है, हाई टेम्परेचर में मेम्ब्रेन ढीला हो जाता है, लूज हो जाता है। तो मेम्ब्रेन को ढीला होने से कौन रोक देता है, कोलेस्ट्रॉल रोक देता है। या फॉर एग्जांपल हमारे साथ लो टेम्परेचर है, तो लो टेम्परेचर में क्या होता है, मेम्ब्रेन जमने लग जाता है, सख्त हो जाता है। तो मेम्ब्रेन को जमने से कौन रोक देता है, तो ये भी हमारे साथ क्या करता है, कौन करता है, कोलेस्ट्रॉल करता है। कोलेस्ट्रॉल ये मेम्ब्रेन को स्टेबलाइज करता है, एक पार्टिकुलर पॉइंट पर मेम्ब्रेन को मेंटेन रखता है, इसे हम कहते हैं स्टेबलाइजेशन ऑफ मेम्ब्रेन। तो ये था भाई हमारे साथ फ्लूइडिटी ऑफ मेम्ब्रेन, जो कि दो चीज़ों की वजह से है, एक लिपिड और दूसरा कोलेस्ट्रॉल। लिपिड में अनसेचुरेटेड फैटी एसिड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लूइडिटी ऑफ मेम्ब्रेन, जितना अनसेचुरेटेड फैटी एसिड ज़्यादा उतना फ्लूइडिटी ज़्यादा। कोलेस्ट्रॉल करता क्या है, ये मेम्ब्रेन को स्टेबलाइज करता है, इट इज़ अ बफर फॉर फ्लूइडिटी। तो ये था भाई हमारे साथ यहाँ पर ये चीज़ें फंक्शंस तक हम ये चीज़ें कंप्लीट हो गए, ठीक है। अब हम जाएंगे ट्रांसपोर्ट की तरफ, लेकिन ट्रांसपोर्ट को हम एक और लेक्चर के अंदर रिकॉर्ड करेंगे। तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहें। ऑल दी वेरी बेस्ट।